बहुत से लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों इतना ज़्यादा पैसा जो है सरकार वहाँ लगा रही है? देखिए, बुलेट ट्रेन की ज़रूरत हमें इसलिए है कि क्योंकि बुलेट ट्रेन किसी देश की प्रगति की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो क्या ये काम उस रफ्तार से नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए था? देखिए, बुलेट ट्रेन के 3 बड़े कंपोनेंट हैं, 3 अवयव हैं। एक तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, जो ट्रैक का स्ट्रक्चर है, जो वायाडक्ट है, टनल्स हैं और ब्रिजेस वगैरह हैं, जो पुल वगैरह हैं। दूसरा सिग्नलिंग, जो हाई स्पीड के लिए उपयुक्त होना चाहिए। हम लोगों ने शुरू में ही तय कर लिया था कि हम ट्रेन जापान से खरीदेंगे बड़ी संख्या में, और बाद में अगर बनाना हो तो भारत में बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हाई स्पीड ट्रेन को किसी देश की प्रगति की निशानी मानना है तो ट्रेन तो भारत में बननी चाहिए, क्योंकि ट्रैक तो भारत में ही बन रहा है, पुल तो भारत में ही बन रहा है, तो ट्रेन क्यों नहीं भारत में बनेगी? ये एक बड़ा कारण है। तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से रोल मॉडल बनेगा? अगर ये ऐसा रोल मॉडल है जिसमें इतना डिलेड काम हो, और साथ ही साथ या हो सकता है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़े कि नहीं, ये तो बड़ा कॉस्टली है, तो ये दोनों चीज़ें संभावना लग रही है कि या इससे हम कुछ अलग दिशा में जाएंगे? जैसे मैंने सुना था कि जो टैलगो है। देखिए, हाई स्पीड रेल जो है ये टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा है। ये आम ट्रेन से इसको कंपेयर मत करिए। 325 या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली ट्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ट्रैक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जो उसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो पावर सप्लाई सिस्टम है, जो उसके व्हील्स हैं, स्प्रिंग्स है, सस्पेंशन है, जो उसका ब्रेक सिस्टम है, जो उसकी कोच की स्ट्रेंथ है इन केस ऑफ डिरेलमेंट और कोलिजन, ये बिल्कुल अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। और अभी जो स्थिति है कि जब चाइना से जब जापान से ट्रेन खरीदने की बात हुई तो उन लोगों ने जो कीमत बताई वो कीमत हमारे एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने लगभग उस तरह की ट्रेन वंदे भारत जो बनाई है, हालांकि वो हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में नहीं आती, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में आती है। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस ज़बरदस्त है, ऐसा रेल मंत्रालय का कहना है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मुंबई में अंडर सी टनल के लिए जिस तरीके का ब्रेक थ्रू हुआ, उसको लेकर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। ज़बरदस्त माहौल है कि बुलेट ट्रेन जल्द दौड़ेगी। तो आखिरकार बुलेट ट्रेन दौड़ेगी कब? तो इन सारी चीज़ों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में ही हमारे साथ पूर्व रेलवे अधिकारी शुभ्रांशु जी जुड़े हुए हैं, जो कि बेला का रेल व्हील प्लांट में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी नमस्ते। सर, जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। क्यों इतना ज़्यादा पैसा जो है सरकार वहाँ लगा रही है? तो क्या कहेंगे? देखिए, बुलेट ट्रेन की ज़रूरत हमें इसलिए है कि क्योंकि बुलेट ट्रेन किसी देश की प्रगति की एक बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन वो तभी है जब वो बुलेट ट्रेन देश में बनाई जाए। इंपोर्ट करके बुलेट ट्रेन चलाना उसी प्रकार है जैसे इंपोर्ट करके आपने आईफोन खरीद लिया। ये कोई प्रगति की निशानी नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है। भारत अकेला ही यूरोप के देशों से मिलकर उनसे बड़ा है, और यूरोप में अगर बुलेट ट्रेन चल सकती हैं और चाइना में चल सकती हैं तो भारत में क्यों नहीं चल सकती, और चलनी चाहिए। लेकिन जो प्रगति अभी जिस गति से हो रही है सिर्फ एक लाइन के ऊपर, उससे ही निराशा होती है। पूरे देश में बुलेट ट्रेन कब चलेगी ये तो अभी दूर का सपना है। यानी कब चलेगी दूर का सपना, जबकि 320 किलोमीटर वो कह रहे हैं वायडक्ट पड़ गया है और उसके ऊपर जो है नॉइज़ बैरियर लगा दिए हैं। तो क्या ये काम उस रफ्तार से नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए था? देखिए, बुलेट ट्रेन के 3 बड़े कंपोनेंट हैं, 3 अवयव हैं। एक तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, जो ट्रैक का स्ट्रक्चर है, जो वायाडक्ट है, टनल्स हैं और ब्रिजेस वगैरह हैं, जो पुल वगैरह हैं। दूसरा सिग्नलिंग, जो हाई स्पीड के लिए उपयुक्त होना चाहिए। और आखिर में आती है ट्रेन, जो कि इन सबों का लक्ष्य यही है कि ट्रेन चले। तो सिविल इंजीनियरिंग एरिया में ब्रिज बनाने में और टनल बनाने में तो तरक्की हुई है, हालांकि जिस गति से होनी चाहिए थी उस गति से नहीं हुई है। उसके राजनीतिक कारण हैं, पर अब वहाँ काम बढ़िया चल रहा है। सिग्नल में अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, और ट्रेन्स में भी कोई उल्लेखनीय काम नहीं शुरू हुआ है अभी। इसलिए अभी ये कहना कि बुलेट ट्रेन चल ही जाएगी और साल 1.5 साल में चल जाएगी या 2 साल में चल जाएगी, इस पर मुझे संदेह है।
सर, जब आप कहते हैं संदेह है तो संदेह के कारण होंगे। तो जैसे सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो जगह जगह स्टेशन बन गए, साबरमती को तैयार कर दिया और आनंद स्टेशन को तैयार कर दिया। तरह तरह के स्टेशन जो है अलग अलग थीम में बन रहे हैं, ये स्टेशन तैयार हो गए। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वायडक्ट खड़ा कर दिया, ख़ासतौर पर गुजरात में बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ब्रिजेज कह रहे हैं हमने कंप्लीट कर दिए गुजरात में सारे। तो ये जो स्थिति है, ये क्या, कितनी देरी इसमें नज़र आ रही है आपको, और ये देरी जो हुई उसके पीछे मुख्य कारण क्या नज़र आते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब से इसमें निजी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है तब से तरक्की तो बेशक हुई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, ब्रिज बनाने में, डिवाइडक्ट बनाने में, टनल बनाने में, स्टेशन बनाने में अच्छा काम हुआ है और तेज़ी से हो रहा है अब तो। लेकिन जहाँ तक आखिरकार इस सब का उद्देश्य क्या है कि उस लाइन के ऊपर ट्रेन चलनी चाहिए। ट्रेन चलेगी तब जब ट्रेन आएगी। इसको लेकर अभी कुछ रुकावटें हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, कुछ लोन से रिलेटेड हैं और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जैसे कि जो हमें लोन जापान से मिला, उसमें ये कंडीशन था कि आप जो रेलगाड़ी खरीदेंगे वो जापान से खरीदेंगे। हम लोगों ने शुरू में ही तय कर लिया था कि हम ट्रेन जापान से खरीदेंगे बड़ी संख्या में, और बाद में अगर बनाना हो तो भारत में बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर हाई स्पीड ट्रेन को किसी देश की प्रगति की निशानी मानना है तो ट्रेन तो भारत में बननी चाहिए, क्योंकि ट्रैक तो भारत में ही बन रहा है, पुल तो भारत में ही बन रहा है, तो ट्रेन क्यों नहीं भारत में बनेगी। ये एक बड़ा कारण है। और अभी जो स्थिति है कि जब जब जापान से ट्रेन खरीदने की बात हुई तो उन लोगों ने जो कीमत बताई, वो कीमत हमारे एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने लगभग उस तरह की ट्रेन वंदे भारत जो बनाई है, हालांकि वो हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में नहीं आती, सेमी हाई स्पीड ट्रेन की कैटेगरी में आती है और 180-200 किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन जो ट्रेन हम चलाना चाहते हैं हाई स्पीड कॉरिडोर के ऊपर, वो 325 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की वाली गाड़ी है, जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हम कर सकते हैं, फ़िलहाल नहीं है। तो जापान के लोगों ने, जो इंडस्ट्री ने जो कीमत कोट की, वो करीब 55-60 करोड़ रुपए प्रति कोच थी। यानी एक कोच की कीमत 55-60 करोड़? जी। मतलब पूरी ट्रेन की कीमत कितनी हुई? 16 कोच की ट्रेन चलाने का प्रावधान है, तो करीब समझिए कि 1000 करोड़ की ट्रेन। 1000 करोड़ की ट्रेन। जबकि वंदे भारत, जिसका कि बोलबाला पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैला, वो सिर्फ 97 करोड़ की बनी थी। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसमें उसकी कीमत 120 करोड़ तय की गई है। अब आप सोचें, 120 करोड़ की ट्रेन जो 180 किलोमीटर पर चल सकती है, उसके मुकाबले अगर आप 1000 करोड़ की ट्रेन खरीदना चाहें तो निस्संदेह ये उचित वित्तीय निर्णय तो नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, हम अपनी गाड़ियाँ खुद बनाएंगे, रेलगाड़ियाँ। तो ICF ने BML को रेलवे बोर्ड के कहने पर 2 ट्रेन्स का आदेश दिया, 2 रेलगाड़ियों का आदेश दिया, छोटी रेलगाड़ियाँ, सिर्फ 8 कोच की। ये हाई स्पीड वाली? नहीं, हाई स्पीड नहीं, 325 वाली नहीं, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की। एक स्टेपिंग स्टोन था। अगर वो गाड़ी चल जाती है तो एक बड़ा अचीवमेंट होगा, वंदे भारत से बड़ा होगा। लेकिन अभी उसमें कोई खास प्रगति हुई नहीं है। अभी हाल की खबर है कि BML ने कहा है कि हम सितंबर से उस पर काम शुरू करेंगे, और अभी डिज़ाइन भी तैयार नहीं हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब ओपन मीडिया में जो उपलब्ध सूचना है उसके आधार पर बता रहा हूँ, खबरों में आ रहा है। मैं तो रिटायर हो गया हूँ, इसलिए मुझे अंदर की खबर अब नहीं मिलती। तो अगर सितंबर में ट्रेन बनाना शुरू करेंगे, 2 ट्रेनें 8-8 कोच की, तो कम से कम 1.5 साल 2 साल लगेगा उन ट्रेन्स को बनने, उनकी ट्रायल होने में और उनको सर्विस में डालने में। वंदे भारत की ट्रेन हम लोगों ने 18 महीने में बनाई थी, बट वो एक बहुत बड़ा अजूबा था। वो अजूबा बार बार नहीं हो सकता। दूसरी बात कि BML एक बहुत कॉम्पिटेंट कंपनी है, उन्होंने मेट्रो कोचेज़ में बहुत काम किया है, मेट्रो ट्रेन्स में, लेकिन हाई स्पीड पर उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। तो वो लोग भी बाहर से इसकी कंसल्टेंसी ले रहे हैं, और कंसल्टेंसी लेना, उसको प्रूव आउट करना, प्रोटोटाइप बनाना, फिर उसकी टेस्टिंग करना एक लंबी प्रक्रिया है। तो मुझे नहीं लगता कि 2027 के पहले ये 2 ट्रेनें भी चल पाएंगी।
और अगर चलेंगी भी तो सिर्फ 2 ट्रेनें 6-6 8-8 कोच की, तो आप क्या करेंगे चलाकर? इससे तो कोई आपका रेट ऑफ रिटर्न निकलने वाला नहीं है, नहीं इस लाइन का खर्चा निकलने वाला है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि हाँ, हमने 250 किलोमीटर की ट्रेन चला ली, जो कि जापान वाली ट्रेन से फिर भी कम है, जहाँ पर 325 किलोमीटर प्रति घंटे का प्रॉमिस है। तो अभी तो ट्रेन की दिशा में कोई खास प्रगति हुई नहीं है। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि जापान जो है जो दे रहा था ट्रेन वो काफ़ी महंगी है, E5 के लिए एक तरीके से बात हुई थी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अब बीच में खबरें आई कि E10 जो है गिफ्ट में दे देगा, जापान गिफ्ट में दे रहा है E10। ये क्या है? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। E5 तो खरीद नहीं पा रहे हैं, E10 गिफ्ट में मिल रहा है। इसमें थोड़ी अभी क्लैरिटी नहीं है। हुआ ये कि जब जापान ने कहा कि हम 50, 55, 60 करोड़ की एक कोच देंगे, तो भारत सरकार ने कहा कि इतना महंगा हम नहीं खरीद सकते, हम अपना खुद बना लेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ट्रेन तो आपको जापान से ही खरीदनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हीं से लेनी। हाँ बिल्कुल। और नहीं लेते हैं तो कोई आपको कोई जेल में थोड़ी भेज देगा। अच्छा, मतलब हम अपनी बना के चलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, तो हम अपनी चलाएंगे। एक समस्या इसमें यह है कि जापान की जो रेलगाड़ियाँ हैं E5, E7, E10, E3 जो भी हैं, E10 तो अभी बनी भी नहीं है, वो जापानी सिस्टम के सिग्नल पर काम करती हैं। मतलब कोई और सिग्नल पे नहीं चलेंगे? नहीं, उसी से कंपैटिबल है वो, इसलिए कि चूँकि हाई स्पीड की गाड़ियाँ हैं तो काफ़ी सारा सिग्नल जो आप रेलगाड़ियों का देखते हैं, लाल हरी बत्ती, वो इतनी स्पीड वो दिखती नहीं ड्राइवर को, तो ड्राइवर को वो सिग्नल कैब में भी दिखाना पड़ता है, और उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग या डिस्टेंस मेंटेन करने का प्रोग्राम होता है। तो अगर आप जापान की ट्रेन लाएंगे और सिग्नल जापान का नहीं लाएंगे तो वो ट्रेन नहीं चल सकती। इस बीच क्या हुआ है कि भारतीय रेल ने एक कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को दिया है करीब 4000 करोड़ रुपए का, इस ट्रैक के ऊपर, हाई स्पीड ट्रैक के ऊपर सिग्नल लगाने का। अब इसमें एक विरोधाभास है कि जो सिग्नल सीमेंस लगाएगा वो यूरोपियन सिग्नल होगा। अच्छी कंपनी है, उनके सिग्नल ये बहुत अच्छे हैं, और वहाँ भी 325-400 किलोमीटर की गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वो जापान की ट्रेन से कंपैटिबल नहीं है। तो अभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि सिग्नल कौन सा होगा। अगर BML की ट्रेन चल जाएगी, 8 कोच वाली 2 ट्रेनें, तो वो हम सीमेंस के सिग्नल के हिसाब से उसको बना सकते हैं, तो उनको चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जापान की ट्रेन आएगी तब फिर क्या सिग्नल आप उठा के उखाड़ के दूसरा सिग्नल लगाएंगे? ऐसा तो कभी देखा नहीं। सर, जो सिग्नलिंग का काम होता है अमूमन मैंने देखा है उसके बॉक्सेज बनते हैं, वायर्स बिछते हैं, तो एक बार जब बिछा दिया गया दोबारा उसको सही करने में दिक्कत आती है कई जगह पे। अब उसको फिर उखाड़ कर दूसरी जगह, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखिए, सिग्नल जो आमतौर पर जनता को दिखता है, हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती, उससे बहुत ज़्यादा होता है। अंडरग्राउंड केबलिंग होती है, रिलेज होते हैं, स्टेशन का इक्विपमेंट होता है, काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टेशन पर होता है और कंट्रोल में होता है, वो इन चीज़ों से बात करता है। बड़े बड़े रिले रूम होते हैं, हज़ारों रिले होते हैं, जो कि बड़ी बारीकी से उनकी वायरिंग की जाती है, और वो सब मिल करके तब जा कर के सिग्नल का काम करते हैं, जो कि ट्रेन को और सिग्नल पोस्ट को अपनी स्थिति बताता है। एक बार आपने ये लगा दिया तो इसको उखाड़ के कहीं और नहीं लगा सकते। टेक्निकली तो लगा सकते हैं, बट ये कभी हुआ नहीं ऐसा। दूसरा सिग्नल भी आप वहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ट्रेन किसको मानेगी, ड्राइवर किसको मानेगा। तो जब भारत सरकार ने कहा, रेलवे ने कहा कि हम इतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, तो जापान वाले थोड़े नाराज़ रहे होंगे या दुखी होंगे या निराश हुए होंगे। तो उनको कहा कि आप जब E10 बना रहे हैं तो हम एक बार ही आपसे E10 ही खरीद लेंगे। मैं आपको बताऊं कि E10 जो है वो जापान में भी अभी बनी नहीं है, उसके बनने में भी 1-2 साल की देरी है, डिज़ाइन चल रहा है, और जब वो बनेगी और जापान में चलनी शुरू होगी, प्रूव आउट होगा, उसमें लगभग 2-3 साल लगेंगे, और जब उनकी अपनी संख्या पर्याप्त हो जाएगी तभी तो वो आपको देंगे। तो हमें कितने E10 मिल जाएंगे 2027 में, 2028 में, 2029 में? 2-3 मिल जाएंगे।
और E10 के E5 से सस्ते होंगे तो और भी महंगे होंगे क्योंकि नया है। तो अगर आप E10 खरीदेंगे तो जो अभी 60 करोड़ के कोच मिली वो शायद 75 करोड़ की मिलेगी। फिर उस वक्त की सरकार, उस वक्त का मैनेजमेंट क्या निर्णय लेगा इसके ऊपर कि हमें E10 भी लेना है या E15 लेना है। ये तो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में किकिंग द कैन डाउन द रोड, कि अभी निर्णय नहीं लेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो ये स्थिति कोई भरोसा नहीं दिलाती कि हाई स्पीड ट्रेन में भारत में किस दिशा में तरक्की हो रही है। मैं दोबारा आपको बताऊं, अगर BML की ट्रेन चलेगी तो सीमेंस के सिग्नल के साथ चल सकती है, लेकिन चलेगी भी तो दो ही ट्रेनें चलेंगी। कितने लोग जाएंगे उस पर, कितनी सर्विस चलेंगे दिन भर में? अगर 3 घंटे 4 घंटे की सर्विस है, ट्रेन जाएगी लौटेगी, तो शायद 2-3 सर्विसेज चल जाए। और अगर E5 जापान ने हमें मुफ्त में दे भी दिया तो भी उस लाइन पर नहीं चल सकती, क्योंकि सिग्नल तो सीमेंस का है, सिग्नल बदल गया है। तो वो E5 की ट्रेन मुफ्त में मिलेगी भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब स्थिति टेक्नोलॉजी मिसमैच की हो गई है। हम E5 लें या नहीं लें, कोई मुफ्त में कोई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुफ्त में मिली की चीज़ नहीं लेनी चाहिए मेरे विचार से। हम तो इतने गरीब थोड़ी हैं कि हम पैसा नहीं दे सकते, हम पैसा दे के खरीदेंगे। लेकिन मुफ्त में लेकर शायद जापान की जो इंडस्ट्री है वो हमें बांधना चाहती है कि सिग्नल भी हम उन्हीं का लगाएंगे। तो उनका सिग्नल जो है, उनकी सिग्नलिंग क्या महंगी है? नहीं, महंगे सस्ते की बात नहीं है, कंपैटिबिलिटी की बात है। अगर आप E5 ट्रेन मुफ्त में लेंगे तो सिग्नल उनका लगाएंगे। क्या उनका लगाएंगे? क्योंकि सीमेंस का ऑर्डर हो चुका है। तो ये बिल्कुल खिचड़ी जैसी स्थिति हो गई है कि कोई निर्णय क्लैरिटी के साथ नहीं लिया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमें एक विकसित भारत या गर्वोन्नत भारत की बात करनी हो तो हम अपनी ट्रेनें बनाएं, क्यों नहीं बना सकते? वंदे भारत तो 18 महीने में बनाई ना हम लोगों ने, हम ये 24 महीने में बना लेंगे, 36 महीने में बना लेंगे, 2030 के पहले बना लेंगे। और स्टैंडर्ड गेज की ट्रेनें बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? कंसल्टेंसी तो कोई भी ले सकता है, हम भी ले सकते हैं, दुनिया के सबसे अच्छी कंसल्टेंट से ले सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में तो ट्रेन हमें अपनी ही बनानी चाहिए और सिग्नल भी हमें अपना ही लगाना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई निर्णय तो हो। तो अनिर्णय की स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन एक और चीज़ है कि अभी हाल फिलहाल की बात करें तो जो TBM थी, जिसको आना था चाइना से, बीच में चाइना में ही रुकी रही, फिर अब सुनने में आ रहा है कि हाँ चाइना से वो चल देगी, मतलब बंदरगाह से चलेगी, फिर मुंबई पहुंचेगी। और उसके बाद कमोबेश जनवरी की शुरुआत में, जनवरी में जो है TBM उतार देंगे ये लोग समंदर के नीचे टनल बनाने के लिए। तो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? ये पूरा जो प्रकरण है जिसमें TBM मशीन वो भी चाइना से आ रही है और उसमें भी अड़ंगा लगाया गया, तो क्या बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुलेट ट्रेन नहीं चाहते हैं कि भारत? देखिए, TBM की जो कहानी है उसमें उसके बहुत गंभीर रिपरकशंस हैं। रिपरकशन ये है कि वो TBM जो है वो जर्मनी की डिज़ाइन है, लेकिन जर्मनी उसको चाइना में बनवा रहा है और एक्सपोर्ट वो चाइना से होगी, क्योंकि जहाँ से बनता है वहीं एक्सपोर्ट होता है। चाइना ने रुकावट डाल दी कि हम आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी जर्मनी की हो, पैसा हमने जर्मनी को दिया हो। जर्मनी ने उसको आउटसोर्स कर दिया है चाइना के ऊपर। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है कि टेक्नोलॉजी ओनरशिप क्या पर्याप्त है, या मैन्युफैक्चरिंग ओनरशिप भी होना चाहिए। अब जर्मनी ने पैसा खर्चा कम करने के लिए चाइना को आउटसोर्स कर दिया कि चाइना में सस्ता बन जाएगा, लेकिन उनका अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो चाहते हुए भारत को नहीं दिलवा सकते, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट चाइना करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इससे हम एक लेसन लें, एक शिक्षा लें कि टेक्नोलॉजी तो अपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत में सब कुछ इंडिजिनस था। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, वो इसलिए करनी पड़ी कि वॉल्यूम बहुत कम था, सिर्फ 2 ट्रेनें बना रहे थे हम लोग। अगर आज जैसे 10, 20, 50 ट्रेनें बन रही हैं साल में,
तो वो भी इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उतना वॉल्यूम पर्याप्त है भारत में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। इसलिए टनल बोरिंग मशीन तो आई जाएगी, जब आएगी टनल भी बन जाएगा। लेकिन इससे हम लोगों ने क्या सीखा, टेक्नोलॉजी ओनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ के बारे में, ये बड़ा लेसन है। सर, बुलेट ट्रेन की जब भी बात होती है तो बहुत से लोगों का कहना है सब सिर्फ वहीं गुजरात और महाराष्ट्र को, और हमारे इलाके में क्यों नहीं, तो कहा जा रहा है कि और योजनाएं बन चुकी हैं, कई योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, इस तरीके की बात कही जा रही। तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से रोल मॉडल बनेगा? अगर ये ऐसा रोल मॉडल है जिसमें इतना डिलेड काम हो, और साथ ही साथ या हो सकता है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़े कि नहीं ये तो बड़ा कॉस्टली है, तो ये दोनों चीज़ें संभावना लग रही है कि या इससे हम कुछ अलग दिशा में जाएंगे। जैसे मैंने सुना था कि जो टेल्गो है, टेल्गो कह रही थी कि हम आपको ऐसे वो दे देंगे जिसमें जो है आप इन्हीं ट्रैक्स पर जो है हाई स्पीड में चला सकते हैं। तो ये दोनों जो एक तरीके से स्थितियां बन रही हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हाई स्पीड रेल जो है ये टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा है। ये आम ट्रेन से इसको कंपेयर मत करिए। 325 या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली ट्रेन का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ट्रैक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जो उसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो पावर सप्लाई सिस्टम है, जो उसके व्हील्स हैं, स्प्रिंग्स है, सस्पेंशन है, जो उसका ब्रेक सिस्टम है, जो उसकी कोच की स्ट्रेंथ है इन केस ऑफ डिरेलमेंट और कोलिजन, ये बिल्कुल अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। और ये सब कुछ मिल करके ही हाई स्पीड ट्रेन बन सकती है। जैसे सब कुछ मिल करके ही एक बोइंग एयरक्राफ्ट बनता है, वो जोड़ तोड़ करके नहीं बन सकती। तो अगर आप भारत की टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप नहीं करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी आपको इन चीज़ों की जो मैंने बताई, जो लिस्ट बताई, ब्रेक की, व्हील की, स्प्रिंग की, इलेक्ट्रिक्स की, ये कहाँ से आएगी? ख़रीद कर तो कोई भी असेंबल कर सकता है। आपने देखा होगा आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ है, लाइन लगाकर हज़ारों लोग खड़े हैं खरीदने के लिए। विदेश में बना आईफोन या भारत में असेंबल्ड आईफोन खरीद के कौन सा गर्व है? ये तो सिर्फ पैसे का दिखावा है। तो अगर हमें बुलेट ट्रेन की संख्या बढ़ानी है, सिर्फ मुंबई अहमदाबाद तो हम एक दिखा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। हालांकि मुझे वो भी नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, क्योंकि ट्रेन तो बाहर से आ रही है या आएगी। तो हमें तो पहले टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप करनी पड़ेगी और हमें उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। हम गरीब देश हैं, तरक्की कर रहे हैं लेकिन अभी भी गरीब हैं। फिर मैं आपको उदाहरण दूंगा वंदे भारत का। वंदे भारत को मैं कहता हूं कि वी हैव डिलीवर्ड एन आईफोन एट द प्राइस ऑफ एन एंड्रॉयड। जो विश्व में जो हाई स्पीड ट्रेन की जो लेवल है प्राइसिंग का, या मेट्रो कोचेस का भी, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया 60 करोड़ की एक कोच आ रही है। 60 करोड़ में 2 कोच की कीमत में तो पूरी ट्रेन बना सकते हैं। तो भारत में हर जगह या इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं उन पर हाई स्पीड ट्रेन चलनी चाहिए। उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी हैं। ट्रैक की स्थिति ठीक होनी चाहिए, कर्व कम होने चाहिए, ट्रैक की फेंसिंग होनी चाहिए। लेकिन जब भी हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी भारत में, तब वो भारत में बने, उनकी कीमत कम हो, चाहे वो 325 किलोमीटर प्रति घंटे की नहीं हो, 250 की ही हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो हम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन भी 160 पर नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, कहाँ एवरेज स्पीड तो काफ़ी कम है। तो अगर हम 250 किलोमीटर की ट्रेन भी मान लीजिए चलाते हैं, मान लीजिए दिल्ली पटना की ट्रेन 1000 किलोमीटर की दूरी है, 250 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड करीब 180 होगी, तो 5 घंटे में ट्रेन पहुंच जाएगी। काफ़ी है। हमें तो ज़रूरत नहीं हवाई जहाज से हम मुकाबला करें। हम कीमतें टिकट कम रखें, स्पीड अच्छी रखें, सेफ्टी रखें, और लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन ये जो मॉडल अभी है, ये पूरे भारतवर्ष में फैलाने के लायक नहीं है। टेम्पलेट नहीं बनेगा, टेम्पलेट नहीं बन रहा है। इससे जनता की जो उड़ान, मतलब जो इमेजिनेशन की जो उड़ान है, वो भली अच्छी हो गई। वैसे हमने एक आदमी को शुभांशु शुक्ला जी को भेज दिया अंतरिक्ष में। हमारा तो कोई टेक्नोलॉजी का प्रूव आउट नहीं हुआ, लेकिन देश में एक जोश उमड़ा कि हाँ, हमारा आदमी गया था। अंतरिक्ष प्रोजेक्ट के प्रति, अंतरिक्ष के खर्चे के प्रति लोगों के मन में एक सहानुभूति हुई कि नहीं, हमें करना चाहिए। वैसे ही इस प्रोजेक्ट से जो मुंबई अहमदाबाद में है, अगर लोगों के मन में
पॉलिटिशियंस के मन में, सरकार के मन में अगर ये भावना जगे कि हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए, तो उसके करने का टेम्पलेट अलग है। लेकिन ये प्रोजेक्ट ख़राब है या बेकार है मैं नहीं कह सकता, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है। प्रोजेक्ट अच्छा है और फंडिंग भी अच्छी है, जी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतना डिले यानी हो चुका है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो कीमत को लेकर क्या कहेंगे? दूसरी चीज़ है कि जो भी लोन है उसकी किस्तें शुरू हो जाएंगी जल्द ही, क्योंकि 10 साल का मॉरेटोरियम था क्या? 10 साल का था। तो इसका मतलब हुआ कि 2017-10 अगर आप जोड़ लें 2027 में किस्तें शुरू हो जाएंगी। और ट्रेन अगर आ गई किस्त के साथ, भाई किस्त दी आपने, ट्रेन आ गई तब तो ठीक है, और किस्त देने लगे और ट्रेन नहीं आई तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होगी। तो सर क्या कहेंगे, जो इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें किस तरीके का रुख अपनाना चाहिए जिससे जल्दी पूरा किया जा सके, टाइमली पूरा हो? क्योंकि इंडोनेशिया में जो चाइना ने बिछाया हाई स्पीड ट्रैक, वो हमको लगता है कि इससे थोड़ा पहले ही हुआ था, और लेकिन टाइम पर कंप्लीट हुआ, एक कुछ थोड़ा डिले के साथ। वो पहले शुरू हो गए, लेकिन हमारे पास अभी भी वही हालत है कि कब आएगी बुलेट ट्रेन। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। सिर्फ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ही एक चीज़ नहीं होती, दो चीज़ें नहीं होती। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बड़ी चीज़ होती है। अगर हमने टेक्नोलॉजी जापान से ली या जहाँ से भी ली, जर्मनी से ली, अगर हमने उनसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीके भी लिए होते तो बड़ा अच्छा होता। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तरीका, हमारे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट का तरीका, हमारे इंस्पेक्शन का तरीका, कॉन्ट्रैक्टर्स को डील करने का तरीका, उनका पेमेंट का तरीका अभी वही दकियानूसी है, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स में या हमारे पार्टनर्स में, हम बोले कॉन्ट्रैक्टर शब्द में अच्छा नहीं लगता मुझे, में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमारे साथ काम करने को, उनका अच्छा पेमेंट नहीं होता, जल्दी नहीं होता, तो काम तो धीरे होगा। हमारे सामने दिल्ली मेट्रो का उदाहरण है, कितनी तेज़ी से बढ़ा, नेटवर्क बढ़ा, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर सब खुश थे, उनको अच्छी कीमत मिल रही थी और उनको कीमत जो मिल रही थी वो भी जल्दी मिल रही थी। टेंडर जल्दी डिसाइड हो रहे थे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी बन रहे थे। तो अगर हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी लेनी है ज़रूर लें, फॉरेन नो हाउ लेना है ज़रूर लें, प्रोडक्ट भी लें, फॉरेन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी तो सीखें विदेशों से। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा अभी भी ढीला है, और इसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट में डिले होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे देर तक चलते हैं, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो बांध बनाने का हो, चाहे वो बंदरगाह बनाने का हो। तो ये हमें ये एज ए नेशन, एक राष्ट्र की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे एग्जीक्यूशन में कहाँ कमी है। ये काम आसान नहीं है जितना आसानी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी वैचारिक बदलाव की ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल है कि ठीक है बुलेट ट्रेन आई, वो बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो अब जो टाइमलाइन दी जा रही है 2029 की बात की जाने लगी है, 2027 में सूरत बिलमोरा के बीच में ट्रायल रन की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक हैं? 2027 तो मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता। अगर मान लीजिए 8 कोच की 2 ट्रेनें चल भी जाएं तो वो तो कुछ उपलब्धि हुई नहीं ना। वो उस ट्रेन से 8 कोच की ट्रेन जिसमें 500 लोग बैठे हैं, उसमें क्या उपलब्धि हुई? जिस पॉपुलेशन की नज़र में ये बनाई जा रही है ट्रेन एक मास ट्रांजिट व्हीकल है, 1000 लोग जा सकते हैं 16 कोच की ट्रेन में। आपने 8 कोच की 2 ट्रेनें बना भी दी और मान लीजिए चला भी दो 2027 तक, तो मैं इसे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। लेकिन हाँ, अगर इससे प्रोजेक्ट में उछाल आए, लोगों में जोश आए, तो उपलब्धि है। 2029 तक अगर हम सोच लें कि हमें अपनी ट्रेन बनानी है, तो हम और ट्रेनें बना सकते हैं। लेकिन अगर हम 2029 तक E10 का वेट करें, तब E10 भी 2029 तक पर्याप्त संख्या में हमें जापान भी नहीं दे पाएगा। तो अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र नहीं आती। शुभ्रांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ शुभ्रांशु जी थे। शुभ्रांशु जी बड़े माहिर आदमी हैं, क्योंकि इंजीनियर हैं, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर। जगह जगह पर उन्होंने काम किया है। रेलवे की ही बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जिस टीम ने बनाया था, उस टीम में ही वो शामिल थे।
तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।